जन्नत के पत्ते बाब नंबर 1। वो खबती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा। वहां खदीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने से फाइल लगाए। डीजे डीजे सिर्फ डीजे उसका फ्रेंड्स कहा करते थे और वो उसके फ्रेंड ना थी, न बनना चाहती थी। जी खदीजा, दिले बादिल नाख्वास्ता उसने जरा मुरवत से जवाब दिया। आपने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मैम, फरखंदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द अज जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने सबांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता। वो परेशानी से तेज तेज बोले जा रही थी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक वो अब्बा की कही गई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजिमन टर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है टर्किश एम्बेसी का अजीब सा रोल है कि हर रोज सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और वहां लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो वो हमें अगले दिन पे डाल देंगे। आप सुन रही हैं ना? जी। उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दे ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। उसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खतीजा उससे अपने फ़ोन पे नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 तक आप डिप्लोमेटिक एंग्लियो तक पहुंच जाइएगा, मैं वहीं होंगी। उसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीज़ा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खतीजा राना है। क्या कंपनी मिली है? उफ, मुझे। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अब्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि उस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों के शीशे की दीवारों से छलकती रोशनियां रोशन किए हुए थीं। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था। चबूतरे पे दिन में बुक फेयर के स्टार लगा करते थे, आजकल वो बंद थे। ये जिना सुपर था और वो उस वक्त जर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़क पे चल रही थी। सियाह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए, वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। जहान सिकंदर कौन था? उसका मंकूह, कज़न, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे उससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म दे? अगर वो जहान या फुप्पो सबीन के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी, तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को उनसे अलग कर ले? ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींचकर अलग किया तो दामन फट जाएगा, और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता उस कांटों के पौधे पे गुलाब भी खिलते हों, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज आवाज थी जिसने उसे ख्यालों के हुजूम से निकाला। उसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से उसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वही थे, घेरा, निरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थे, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था, जगमगाती रोशन दुकानें जरा दूर थीं। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर इधर से भी उन्हीं का कोई चौथा आ रहा था। वो मुबहम आवाजें निकालते, मानिखेज इशारे करते उसकी इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। दबी आवाजों का शोर उसे घेरने लगा था। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से उसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला कर पीछे हटा। टन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने उस लड़के के सर के पीछे हिस्से पे कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हट्टी कट्टी सी डोली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर उनको मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा।
बाकी दो भी साथ ही दौड़े। एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी जरब दी कि उस लड़के का घुटना चटक उठा, शायद टूट गया था। कम अज कम उसकी चीख से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डोली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइंस लगाया हुआ और आंखों में नीले सब्ज से लेंस, गालों पे सुर्ख पाउडर, भटकीला आई शेडो और सुर्ख नोच की तरह की लिपस्टिक, भूरे गोल्डन बालों की लटें सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थीं। यकीनन विग थी, जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफा जब उसने डोली को देखा था उसे कराहियत आई थी। दूसरी दफा खौफ, और उस रोज ट्रैफिक जाम पे उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी उनको, पर मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर पलट ही गई। सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानी बढ़ने लगी। एक ख्वाजसरा के साथ रात के इस पहर सड़क पे खड़े होना कतन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी, गल तो सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनी में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी, तुझसे कितने सहने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पे रखे खुशी से चिहका। उसे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तस्सी ते नाराज लग दे हो जी। डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन ते नहीं दी थानू, हमेशा मदद ई की तीये। तुम्हें किसने कहा मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। दफतन हया का फोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटख कर चबूतरे की तरफ आई और पांव लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उसने फोन कान से लगाया और डोली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से उससे जरा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें। और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं उनमें से एक एक का खून कर दूंगी और आप सब इनके जिम्मेदार होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछे छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डोली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर अहमद ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाए हैं ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ। अल्लाह की कसम जी, वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भींचते उसे देखे गई। कुछ था उसमें पुरअसरार, खौफजदा करता मगर तरहम आमेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुस्सी ते इल्जाम ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो जी कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फोन में कहिया ना, उसी ने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, वो जहाँ अमेरिका है। वो अंग्रेजी फिल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चिढ़का। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सरा था या फिर कोई बहुत मक्कार अदाकार। हाँ वही, उसने तरदीद नहीं की। उधर कौन है जी? मेरा शोहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी थड़ा शोहर? मैं नहीं जानती डोली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर न बैठी होती। उसकी लाबनी पलकें उसकी लंबी पलकें जरा सी भीगी, बड़ी बड़ी सियाह आंखों में पानी तैरने लगा था। पर जी तुम दुआ करो डोली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सलीमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको।
وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے، تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔